नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सभी। चलिए, आ जाइए, जुड़ जाइए आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। चलिए चलिए, कुछ नाम मैं लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। अब जिनके भी नाम आ गए अच्छी बात है, जिनके नहीं आए कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। ठीक है ना। किरण कुमारी है, ऋचा है, अंजलि कुशवाहा है, राखी शर्मा है, नितिका तिवारी है, कपिल, मिस लवली, राकेश, सुष्मिता, विनोद, नीतेश है, पवित्र है, जतिन है, संदीप कुमार है, और चलिए सरबजीत रावत है, अंजलि गौर है, इंग्लिश कुमार पाल है, जितेंद्र कुमार है, लालधर निषाद है, विपिन कुमार है, काजल सिंह ठाकुर है, विनय चौधरी है, वरुण मौर्य है, अनिरुद्ध है, पूनम है, और नीलम पाल है, नेत्रपाल जी हैं, अंकुर सिंह है, कामदा प्रसाद है, विशाल है, हरजीत कुमार है, अभी है, विकास यादव है, जगन्नाथ है, अरुण है, अवनीश कुमार है, सौरभ कुमार है, दिव्यांशी है, मोहित है, अनुज है, गणेश है, शुभी है, और अभी है, भूषण पाल है, आशिफ मलिक है, नीलम है, संतोष है, शरद है, निकिता है, नितिका नितिका है, शिवम है, रिद्धि सिद्धि है, मोहम्मद आफ्ताब है, लक्ष्मण, ज्योति विश्वकर्मा, प्रदीप कुमार, सनी प्रजापति, कपिल, हरेंद्र चौहान है। चलिए, तो मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोग लगातार पूछ रहे हैं, मैं तो अच्छा हूँ बच्चों, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, नमस्ते जी, नमस्ते। ब्यूटी वर्मा और ज्ञान सिंह और सर्वेश, देव है, दीनानाथ, विजय दीनानाथ चौहान। क्यों भाई गुरुजी कैसे हो। मैं अच्छा हूं। चलिए, ओमकार नाथ है। ओके जी, ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, आपके कमेंट तो चलते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग कहां पर थे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने, ठीक है, द्रवों के यांत्रिक गुण कल स्टार्ट किया था। द्रवों के यांत्रिक गुण, द्रवों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, द्रवों के यांत्रिक गुण, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है, इसको हमने स्टार्ट किया था, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, द्रवों के यांत्रिक गुण। और द्रवों के यांत्रिक गुण इस चैप्टर में बच्चों हमने क्या क्या देखा। ठीक है, द्रवों की यांत्रिक गुण में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड में हमने सबसे पहले तो ये देखा था बच्चों कि दाब क्या होता है। ठीक है, दाब को हमने समझा था कि दाब क्या होता है, और हम घनत्व को समझ रहे थे, घनत्व को समझ रहे थे, डेंसिटी को। ठीक है, डेंसिटी को समझ रहे थे, तब तक आपकी क्लास ओवर हो गई थी। ठीक है, दाब में बच्चों हमने, प्रेशर में हमने ये भी देखा था कि द्रवों में दाब क्या होता है, द्रवों में दाब क्या होता है, द्रवों में दाब क्या होता है बच्चों। ठीक है, इसको हमने समझ लिया था, द्रवों में दाब। और द्रवों में दाब के बाद हम यहीं से समझेंगे पास्कल का नियम, पास्कल का नियम बच्चों, इसको भी हम लोग देखेंगे, पास्कल थ्योरम। ठीक है, या फिर द लॉ ऑफ पास्कल, इसको भी समझेंगे। घनत्व को हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो घनत्व को हम लोग यहीं पर डिकोड करते हैं। ठीक है, घनत्व को हम लोग समझते हैं। घनत्व क्या होता है बच्चों, तो घनत्व होता है द्रव्यमान और आयतन का अनुपात। ठीक है, तो द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान और आयतन, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग घनत्व बोलते हैं। ठीक है, अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा सर, द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम, और आयतन का मात्रक क्या होगा, आयतन का मात्रक होगा मीटर क्यूब। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होगा, और इस तरह से इसकी विमा निकल कर आएगी ml-3। ठीक है, ml-3 इसकी विमा निकल कर आएगी। और मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों कि ये जो घनत्व होता है, घनत्व अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। घनत्व स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होती है। यह एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एक अदिश राशि होती है घनत्व बच्चों। ठीक है, ठीक है, घनत्व, घनत्व क्या है, द्रव्यमान और आयतन का अनुपात है। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, ml-3 इसकी डायमेंशंस होंगी। और मैंने आपको एक और बात बताया था कि पानी का घनत्व जो सर्वाधिक होगा, पानी का घनत्व सबसे ज्यादा बच्चे किस टेम्परेचर पर होता है,
4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है कितने पर बच्चों? 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है बच्चे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व? तो मैंने बताया था 1.0 इंटू 10 की पावर 3, 1.0 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, जबकि बच्चे बर्फ का घनत्व इसी टेम्परेचर पर, बर्फ का जो घनत्व होगा बच्चे, बर्फ का घनत्व इसी टेम्परेचर पर, बर्फ का घनत्व बच्चे इसी टेम्परेचर पर कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का घनत्व 0.9 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से बच्चे नीचे जाएंगे तब भी पानी का घनत्व कम होगा, और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे तब भी पानी का घनत्व कम होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे बच्चों, ठीक है, पानी मैं लिख देता हूं पानी और 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, पानी 4 डिग्री सेल्सियस बच्चों घनत्व मैक्सिमम होगा, डेंसिटी मैक्सिमम होगा। डेंसिटी कैसी होगी बच्चों? मैक्सिमम होगी। अब आप 4 डिग्री सेल्सियस से कम होते हैं, कम जाते हैं, तब भी घनत्व का मान कम होगा। घनत्व बच्चे क्या होगा? डेंसिटी घटेगी 4 डिग्री सेल्सियस से कम जाने पर, और 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक जाने पर भी, ऊपर जाने पर भी डेंसिटी कम होगी, सॉरी डेंसिटी कम होगी। तो मतलब बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होगा। अब 4 डिग्री सेल्सियस से अगर आगे जाते हैं, ठीक है बच्चों, अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ते हैं तो भी बच्चे पानी का घनत्व कम होगा, और अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस से पीछे जाते हैं तो भी पानी का घनत्व कम होगा। तो पानी का घनत्व सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, और आपेक्षिक घनत्व से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होगा। कई बच्चे गलत कराते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो आपेक्षिक घनत्व मैं आपको बता दे रहा हूं आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व बच्चे किसी भी पदार्थ का घनत्व, किसी भी पदार्थ के घनत्व की आप कंपैरिजन करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के साथ। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, पानी का घनत्व, ठीक है बच्चे, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व की कंपैरिजन आप किससे करते हैं? ठीक है, किसी भी पदार्थ के घनत्व से, किसी भी पदार्थ के घनत्व से, कोई भी पदार्थ बच्चे, ठीक है, जिसका आप आपेक्षिक घनत्व निकालना चाह रहे हो। तो कोई भी पदार्थ जिसका आप आपेक्षिक घनत्व निकालना चाह रहे हो, उस पदार्थ के घनत्व को आप ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे आप 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का कितना घनत्व है। ठीक है बच्चे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व आप सभी को पता है 1 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व है उसकी आप कंपैरिजन करते हैं बच्चे पदार्थ के घनत्व के साथ, तो बच्चे ये निकल कर आता है आपेक्षिक घनत्व। ध्यान रखना, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना, इसको नोट में लिख देना कि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता है। किसका बच्चों? आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व है। ऊपर पदार्थ का घनत्व है और नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व है। तो घनत्व बट्टे घनत्व, तो घनत्व से घनत्व कट जाएगा, और जब घनत्व से घनत्व कट जाएगा तो इसलिए बच्चों आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होगा, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपेक्षिक घनत्व। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, जब हम आगे चलेंगे तो मैं आपके सामने 3 चित्र बनाता हूं। ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है ना, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 चित्र मैं आपके सामने बना रहा हूं, और इसमें मैं बच्चे भर देता हूं पानी। क्या भर देता हूं मैं? पानी, पानी भर देता हूं। ठीक है, यहां पे पानी भर देता हूं। ठीक है, या कोई भी द्रव, कोई भी द्रव भर देता हूं, पानी या कोई भी द्रव, पानी या कोई भी द्रव भर देता हूं।
पानी या कोई भी द्रव में भर देता हूं। मैंने 3 चित्र बनाए, ठीक है, ए, बी और सी। ये 3 चित्र मैंने बनाए, ए बी सी, है ना बच्चों। देखो प्लीज, ये 3 चित्र बनाए मैंने, ए बी और सी, और मैंने बच्चों इनमें क्या भर दिया, पानी भर दिया। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। ये जो पानी है इसका घनत्व है D2, 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 D2। पानी का घनत्व कितना है, D2। तो आप लिख सकते हैं द्रव का जो घनत्व होगा, द्रव का घनत्व होगा बच्चों D2। अभी आप समझना है ना, आपके समझ में आ जाएगा। द्रव का घनत्व D2 है, D2। और यहां पर कोई वस्तु है, इस वस्तु का घनत्व है बच्चे D1। यहां पर कोई वस्तु है, इसका घनत्व है D1, और यहां पर जो कोई वस्तु है बच्चे, इसका घनत्व भी है D1। 3 केस बनाए मैंने अलग अलग। यहां पर ये वस्तु आप देख रहे हैं द्रव की सबसे ऊपरी वाली सतह पर तैर रही है, यहां पर वस्तु द्रव में डूबकर तैर रही है, और यहां पर ये वस्तु द्रव में डूब जा रही है, ठीक है बच्चे। देखिए पहले केस, ठीक है, अगर D1 लेस देन D2, दूसरा वाला केस D1 इक्वल्स टू D2, और तीसरा वाला केस D1 इज ग्रेटर देन D2। देखिए, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग बच्चे क्या, इसको कहेंगे घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर किसी भी वस्तु का द्रव में, किसी भी वस्तु का द्रव में तैरना, वस्तु का द्रव में तैरना, घनत्व के आधार पर किसी भी वस्तु का द्रव में तैरना, ठीक है। ये आपने बच्चों पढ़ा होगा। देखिए मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, द्रव है जिसका घनत्व D2 है, और कोई वस्तु जिसका घनत्व D1 है। तो एक कोई पदार्थ है या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु का घनत्व D1 है और द्रव का घनत्व D2 है। अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा, जैसे पहले वाले केस में, ए केस में, तो ए वाले केस में आप देखिए, ए वाले केस में आप देखिए कि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है। ए वाले केस में वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा, तो वो जो वस्तु है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना, वस्तु जो है वो द्रव की ऊपरी सतह पर तैरेगी। इस केस में वस्तु द्रव की ऊपरी सतह पर तैरती है। इस केस में क्या है बच्चे, वस्तु द्रव की ऊपरी सतह पर तैरती है। इस केस में वस्तु द्रव की ऊपरी सतह पर तैरती है, वस्तु द्रव की ऊपरी सतह पर तैरती है, वस्तु द्रव की ऊपरी सतह पर तैरती है, वस्तु द्रव की ऊपरी सतह पर तैरती है। इस केस में बच्चों वस्तु द्रव की ऊपरी सतह पर तैरती है। दूसरे वाले केस में जब वस्तु का घनत्व और द्रव का घनत्व दोनों बराबर हो, जब वस्तु और द्रव दोनों का घनत्व बराबर हो, तो वस्तु द्रव में डूब कर तैरेगी। इस केस में बच्चे क्या होगा, वस्तु द्रव में डूब कर तैरती है। तो इस केस में क्या होगा, वस्तु द्रव में डूब कर तैरती है, वस्तु द्रव में डूब कर तैरती है, पूरी तरह से डूब कर तैरती है। लेकिन तैरती इस केस में भी है, तैरती इस केस में है बच्चे, ठीक है, अगर दोनों का घनत्व बराबर है। अगर D1 का, ठीक है, अर्थात द्रव का घनत्व और वस्तु का घनत्व दोनों का घनत्व बराबर है, इफ D1 इक्वल्स टू D2, ठीक है, वस्तु और द्रव दोनों का घनत्व बराबर है, तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी, पूरी तरह से नहीं, ठीक है बच्चे, आंशिक तरीके से डूबेगी और डूब कर तैरेगी। और तीसरे वाले केस में जब बच्चे वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा होगा, तीसरे वाले केस में जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा होगा, तो वस्तु द्रव में पूर्णतः डूब जाएगी। तो इस केस में क्या होगा बच्चे, वस्तु द्रव में पूर्णतः डूब जाती है, वस्तु द्रव में पूर्णतः पूरी तरह से डूब जाती है, वस्तु द्रव में पूर्णतः डूब जाती है, पूर्णतः डूब जाती है, ठीक है। ये 3 केस है, ये 3 केस आपको पता होंगे, मुझे पता है। चलिए ठीक है, आप लोग जानते हैं सर जो आप बोलते हो वो सब लिखा करो सारी चीजें तो लिखता हूं बेटा, जो बोलता हूं वो सारी चीजें लिखता हूं, ठीक है, ओके। तो जो बोलता हूं वो सारी चीजें लिखता हूं बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इस केस में क्या है, वस्तु का घनत्व तो कम है द्रव के घनत्व से, तो वस्तु द्रव की ऊपरी सतह पर तैरेगी। इस केस में दोनों घनत्व बराबर है, तो वस्तु डूब कर तैरेगी। इस केस में वस्तु घनत्व ज्यादा है, तो वस्तु द्रव में पूर्णतः डूब जाती है। क्लियर है बच्चों, वस्तु पूर्णतः द्रव में डूब जाती है। तो ये हमने देख लिया, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व तो हमने देख लिया, और बच्चों हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड में घनत्व तो हमने देख लिया था, ये सारी बातें हमने देख ली। अब बच्चों, ठीक है, हम चलेंगे दाब के एप्लीकेशन पर, दाब के एप्लीकेशन।
दाब के एप्लीकेशन जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। जैसे बच्चे, ठीक है, पहला एप्लीकेशन पूछा जाता है कि बाहरी वाहनों के टायर, बाहरी वाहनों के टायर टायर ठीक है, मोटे बनाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा, मोटे बनाए जाते हैं, मोटे बनाए जाते हैं। भारी वाहनों के टायर जो है वो मोटे बनाए जाते हैं, जैसे लाइक, ठीक है, ट्रक, बस, ठीक है, इनके टायर बच्चे कार के टायर की तुलना में मोटे होते हैं। दूसरा बच्चों होता है कि रेगिस्तान में ऊंट बड़ी आसानी से चल लेता है, बड़ी आसानी से चल लेता है, ठीक है, जबकि अन्य जानवर नहीं चल पाते। तो रेगिस्तान में बच्चे ऊंट जो है वो बड़ी आसानी से चल लेगा। चलिए, ठीक है, तो रेगिस्तान में ऊंट बड़ी आसानी से चल लेता है, लेकिन प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना जी। ओके 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 ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये बात हो गया। तो रेगिस्तान में ऊंट बड़ी आसानी से चल लेता है, इसलिए बच्चे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट को क्या कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, बचपन में खूब पढ़ते आए हैं, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जहाज कहा जाता है ऊंट को रेगिस्तान का। ठीक है, और तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं बच्चों। तीसरा पॉइंट यह है कि किसी भी गोताखोर को, किसी भी गोताखोर को गोताखोर को गोताखोर को ठीक है ना, कोई भी गोताखोर, किसी भी गोताखोर को गहरे पानी से ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। गोताखोर को गहरे पानी से बहुत धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है, बहुत धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। किसी भी गोताखोर को गहरे पानी से बहुत ही धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, ये तीन एप्लीकेशन है, और ये तीनों के तीनों एप्लीकेशन किससे रिलेटेड है? दाब से रिलेटेड है। तीनों एप्लीकेशन दाब से रिलेटेड है। जैसे बाहरी वाहनों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं, या रेगिस्तान में ऊंट बड़ी आसानी से चल लेता है, या फिर कोई भी गोताखोर जब पानी से बाहर आता है तो बहुत धीरे धीरे बाहर निकलता है बच्चों। देखिए, एकदम ऐसे तेजी से बाहर नहीं निकलेगा, बहुत धीरे धीरे वो बाहर निकलता है। इन सब के पीछे एक ही प्रिंसिपल कार्य करता है। वो क्या है बच्चों? वो है दाब इक्वल्स टू बल बटे क्षेत्रफल। दाब इक्वल्स टू बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है कि क्षेत्रफल और दाब दोनों आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। आप देखिए, देखिए इससे क्या संबंध निकलता है? इससे ये संबंध निकलता है कि सर जो क्षेत्रफल और दाब है वो आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्स होता है। अर्थात क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर, क्षेत्रफल की वैल्यू बढ़ाने पर, क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर बच्चों क्या होगा? आरोपित दाब का मान कम हो जाएगा। अगर आपने क्षेत्रफल का मान बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर आरोपित दाब का मान कम हो जाता है, आरोपित दाब का मान कम हो जाता है, आरोपित दाब का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर आरोपित दाब का मान कम हो जाता है। क्षेत्रफल आप बढ़ाएंगे तो आरोपित दाब का मान कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्षेत्रफल आप बढ़ाएंगे तो आरोपित दाब का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, मैं चौथा एप्लीकेशन भी लिख सकता हूं कि कील बड़ी आसानी से ठीक है, लकड़ी के किसी भी गुटके में ठीक है ठोक दी जाती है, ठीक है बच्चे। तो कील को आप बड़ी आसानी से किसी भी लकड़ी के गुटके में आसानी से ठोक देते हैं।
कील को आप जितनी आसानी से ठोक देते हैं, क्या उतनी आसानी से बच्चों आप मेरी इस बोतल को ठोक पाओगे? बताओ, जैसे आप कील को ठोक देते हो किसी भी लकड़ी में, तो क्या आप इसको ठोक दोगे? नहीं ठोकोगे, या नहीं ठोक पाओगे, ये ठुकेगी ही नहीं। ठीक है, ठोकना मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्यों लिख दिया? क्योंकि मैं क्या शब्द ढूंढ के लाता, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कील बड़ी आसानी से बच्चे लकड़ी में ठुक जाती है या दीवार में ठुक जाती है। दीवार में भी, यहां पे दीवार भी आ सकता है, लकड़ी में या दीवार में कील बड़ी आसानी से ठुक जाती है। क्यों बच्चे? क्योंकि देखो, कील का क्षेत्रफल कम होता है, तो जिसका क्षेत्रफल कम होगा, देखो बच्चे, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कम होगा, दाब का मान बढ़ जाएगा, और जब दाब का मान बढ़ जाएगा तो वो बड़ी आसानी से ठुक जाएगी कील। ठीक है, लकड़ी में, दीवार में बड़ी आसानी से ठुक जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल, और जितना कम होगा क्षेत्रफल, अर्थात कील की आगे वाली जो, ठीक है, वो होती है बच्चे, जो आगे वाला हिस्सा होता है, वो जितना पतला होगा, कील का आगे वाला हिस्सा जितना पतले से पतला होगा, वो कील उतनी ही बड़ी आराम से बच्चे दीवार में ठुक जाएगी। तो कील का आगे वाला हिस्सा जितना पतले से पतला होगा, वो बड़ी आराम से ठुक जाएगी। क्यों बच्चे? क्योंकि देखो, क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल घटाने पर दाब बढ़ जाता है। ऐसे ही बच्चे यहां पर देख लो आप, ये सब उसी पे प्रिंसिपल्स है। ठीक है, बाहरी वाहनों के टायर मोटे क्यों बनाए जाते हैं या चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? चौड़े, मोटे या चौड़े क्यों बनाए जाते हैं बच्चे? चौड़े, क्योंकि आरोपित दाब का मान कम हो। बाहरी वाहनों के टायर इसलिए चौड़े बनाए जाते हैं क्योंकि वो जो सड़क पर दाब डालते हैं, दाब का मान कम हो, और दाब का मान कम होगा तो सड़क धंसने से बच जाएगी। बात समझिए। ऐसे ही रेगिस्तान में बच्चे, जो ऊंट बड़ी आसानी से इसलिए चल लेता है क्योंकि बच्चे उसके पैर जो होते हैं, पैर उसके काफी चौड़े होते हैं, इस तरह से। ठीक है, उसके पैर बहुत चौड़े होते हैं। जब चौड़े पैर होंगे, ठीक है, तो क्षेत्रफल अधिक होगा, तो दाब का मान कम होगा, और जब दाब का मान कम होगा तो रेगिस्तान में उसके पैर धंसेंगे नहीं अंदर। ठीक है, उसके पैर रेगिस्तान में अंदर धंसेंगे नहीं, रेत में अंदर नहीं धंसेंगे उसके पैर, और वो बड़ी आसानी से रेत पर चल लेता है। तो ऊंट इसलिए आसानी से रेत पर चल लेगा बच्चों, क्योंकि उसके पैरों के पंजे काफी बड़े होते हैं, उनका क्षेत्रफल काफी अधिक होता है अन्य जानवरों की तुलना में। ठीक है, तो वो चौड़े होते हैं। ठीक है, चौड़े होने के कारण, ठीक है, उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो आरोपित दाब का मान कम हो जाएगा, इसलिए वो रेत में धंसेंगे नहीं। अच्छा, अब ये वाला जो एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। गोताखोर को पानी से जब निकाला जाता है, देखो बच्चों, जब कोई गोताखोर गहरे पानी में जाता है, कोई भी गोताखोर जब गहरे, अब आप ये सोच रहे हो कि मैं ये सारी चीजें लिखवाऊं, अगर आप ये सोच रहे हो, जैसे एक बच्चा बोला सर आप लिखवाते नहीं जो बोलते हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये सारी चीजें लिखवाऊं जो मैं बोल रहा हूं, तो बच्चे तुम यहां पर क्लास लेने फिर क्यों आए हो? ठीक है, इससे अच्छा है कि मैं सारी चीजें लिखवा के तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है, पीडीएफ के थ्रू, फिर क्यों लेक्चर देख रहे हो? ठीक है ना, ये अंतर होता है। ठीक है, कुछ बच्चों को ये लगता है कि वो सारी चीज मास्टर कराए, हर एक चीज लिखवाए। अरे बच्चे, यही तो लिखवा सकता हूं मैं, ठीक है, एप्लीकेशन लिखवा सकता हूं। अब जो मैं समझा रहा हूं, हर एक चीज को लिखवाऊं, इसको भी लिखवाऊं, तो फिर तुम किस लिए क्लास ले रहे हो? थोड़ा दिमाग से सोचा करो बेटा। ठीक है, तो किसी भी गोताखोर को, हाँ, तो जब हम गहरे पानी में जाते हैं, तो गहरे पानी में बच्चे वायु दाब बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि पानी का भी तो दाब है व्यक्ति के शरीर के ऊपर। जब कोई व्यक्ति पानी में गहराई में जा रहा है, जब कोई व्यक्ति पानी की गहराई में जा रहा है, तो द्रव में भी तो दाब होता है, मैंने पढ़ाया था कल, द्रव में दाब होगा। और जब वो बच्चे द्रव में दाब होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे वो गहराई में बढ़ता चला जाएगा, द्रव दाब का मान बढ़ता चला जाएगा, और जब द्रव दाब का मान बढ़ जाएगा, तो उसके ब्लड में अतिरिक्त वायु की मात्रा बढ़ जाएगी, अतिरिक्त वायु घुल जाएगी उसके रक्त में। और अगर वो अचानक से बाहर आ गया बेटा, तो बाहर वायु दाब कम है, और जब बाहर वायु दाब कम है और एकदम से वो बाहर आ गया, तो जो उसके धमनियां हैं, जो सिराएं हैं, शरीर के भीतर की जो वेसल्स है, वो फट जाती है। ठीक है ना, और अंदरूनी, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, इनफेक्ट हो भी जाती है इंटरनल ब्लीडिंग के कारण, क्योंकि अंदर ही अंदर बच्चे शरीर की वो धमनियां फट जाएंगी, सिराएं फट जाएंगी, ब्लड वेसल्स फट जाएंगी, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसे धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है, ताकि जो अतिरिक्त वायु घुली हुई है वह धीरे 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 रिलीज हो, एकदम से रिलीज ना हो, क्योंकि अगर एकदम से रिलीज होगी तो बच्चे धमनियां फट जाएंगी, वेसल्स फट जाएंगे, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, एक बार मुझे थंब दीजिए कि क्या ये बातें समझ में आई? ये सब दाब की एप्लीकेशन है। प्लीज मुझे बताइए कि यहां तक कोई इश्यू तो नहीं, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बच्चे पूरा एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस है।
नहीं भाई, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। लवलेश, तुमने कौन सा बच्चे मेरा खेत हड़प लिया जो मैं तुमसे नाराज होऊंगा? मैं किसी से नाराज नहीं हूं। चलिए, शिवम कुमार, तुम एक ही मैसेज को बार बार कर रहे हो, तुम इसकी सजा जानते हो? इसकी सजा यह है कि तुम्हें ब्लॉक किया जा सकता है, ठीक है? और तुम फालतू का क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन कि सर फिजिक्स कब स्टार्ट होगा, अगर बेवकूफ आदमी इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछो। ठीक है ना? जो मैंने समझाया, मैंने इतनी मेहनत करके समझाया, उसमें से कोई नहीं क्वेश्चन देखो सर फिजिक्स कब खत्म होगा, फिर से शिवम का कमेंट है। शिवम बेटा तुम ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है? ये बार बार ये सब चीजें मत पूछा करो, फिजिक्स कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा। जिंदगी में हर चीज खत्म ही करने आए हो क्या? है ना? ढंग से पढ़ भी लो कोई चीज। चलिए, चलिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और हाँ, जो फाउंटेन पेन की स्याही थी या जो खाना पकता है, ठीक है, उसे मैं इसके बाद बढ़ रहा हूं, जहां पर कल मैंने लेक्चर छोड़ा था इसके बाद में समझाऊंगा। चलिए। हाँ, सब लिखवा दो सर, मतलब कुछ भी, कुछ भी। ठीक है, अब तुम ये बोलो कि सर ऐसा है हमारे घर पे खाना नहीं बनना, आ जाओ यार प्लीज खाना ही बना दो यार। आप लोग रूम पर रहते होगे ना, बहुत सारे बच्चे रूम पे एक साथ रह के पढ़ते होगे। सर यार बहुत दिनों से सर रूम की सफाई नहीं हुई, ऐसा है आ जाओ सफाई कर जाओ, बहुत दिनों से रूम हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। यार मतलब ये बात समझ में आ गई, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं। देखो, क्षेत्रफल का मान बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब कम हो जाएगा, इसलिए बाहरी वाहनों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं। रेगिस्तान में ऊंट बड़ी आसानी से चल पाता है, दैट्स वाई हम उसको रेगिस्तान को इसलिए हम ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और किसी भी गोताखोर को जब गहरे पानी से निकाला जाता है धीरे धीरे, क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर बच्चे वायुदाब बढ़ता है, उसके ब्लड वेसल्स में, उसके रक्त वाहिकाओं में अतिरिक्त वायु की मात्रा बढ़ जाती है, एकदम से वो बाहर आएगा, वो फट जाएंगी बेचारी, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है इंटरनल ब्लीडिंग के कारण, इसलिए वो धीरे धीरे बाहर आता है या उसे निकाला जाता है, ठीक है? और कील जो है बड़ी आसानी से ठुक जाती है और कोई चीज नहीं ठुक पाती। इसके भी पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होता है। क्षेत्रफल कम होगा तो वो ज्यादा दाब डालेगी, ठीक है? क्षेत्रफल कम होगा तो वो ज्यादा दाब डालेगी, और वो ज्यादा दाब डालेगी तो आराम से, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? कल मैं आपको एक चीज बता रहा था बच्चों, ठीक है ना? उसी चीज को मैं फिर से समझाता हूं आपको। ये मैंने कुकर बनाया, ठीक है? ये मैंने कुकर बनाया और कुकर में मैंने पानी भरा था, है ना? आपको पता होगा ना, कुकर में पानी भर दिया था और मैंने दाल डाल दी थी, ठीक है? मैंने कहा कि पीली दाल है अरहर की है, एक बोला सर चना की भी हो सकती है। देखो इतने टैलेंटेड हो तुम लोग, ठीक है? चलिए, तो मैंने दाल डाल दी इसमें, ठीक है? और कल मैंने आपसे एक डेफिनेशन पूछी थी कि भाई क्वथनांक की डेफिनेशन आप बताइए मुझे, कि बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम क्वथनांक कहते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है? तो बच्चे बोल रहे थे सर क्वथनांक वह टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी द्रव उबलना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल गलत। क्वथनांक क्या होता है, और पहाड़ों पर खाना, ठीक है ना, बहुत देर से क्यों पकता है, ये सारी चीजें मैं अब बताऊंगा, ठीक है? तो वो जो कल वाले एप्लीकेशन थे कौन कौन से, पहला एप्लीकेशन तो ये कि पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है, देरी से पकता है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, देरी से पकता है, देरी से पकता है। दूसरा, ठीक है, वायुदाब कम होने पर, वायुदाब कम होने पर क्वथनांक कम हो जाता है, क्वथनांक घट जाता है, घट जाता है, ठीक है ना? और तीसरा, घनत्व के बढ़ने पर, द्रव के घनत्व के बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ता है, द्रव के घनत्व बढ़ने पर क्वथनांक का मान भी बढ़ता है। ये बात मैंने आपको बताई, ठीक है? देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, उससे मैं आपको जोड़ता हूं, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? तुम लोग देखते रहते होगे इंस्टाग्राम पे मुझे, ठीक है? ये बात क्लियर है कि मुझे घूमने का बहुत शौक है, ठीक है ना? मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा घूमा हूं और घूमने का बहुत ही ज्यादा शौक है मुझे, ठीक है? अब ये तुम्हारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब मेरे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं फिर से निकल जाऊंगा 15-20 दिनों के लिए कम से कम कहीं पर घूमने के लिए, ठीक है? तो एक बार मैं नैनीताल गया था, और ठीक है, नैनीताल मतलब पास में है, हिल स्टेशन है,
और गर्मियों में जून जुलाई में जाने के लिए सबसे सुकून वाली जगह है नैनीताल। तो मैं वहां पे गया बच्चे, तो मैंने नैनीताल में बेसिकली एक, ठीक है ना, फ्लैट होता है बेसिकली पूरा, ठीक है, 2 BHK का तो फ्लैट लिया था, पूरी फैमिली के साथ हम लोग गए थे। और वहां पे क्या होता है बच्चे, पूरे फ्लैट में, उस फ्लैट में वो आपको रेंट पे मिलता है फ्लैट, ठीक है, 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए। उसमें पूरा सामान होता है, किचन फिचन का, ठीक है, रसोई गैस वगैरह सब कुछ मिलती है उसमें, सारी चीजें होती हैं आपको, मतलब पूरा सोफा बेड वगैरह, ठीक है, मतलब ओवरऑल आपको पूरा घर का एनवायरमेंट दिया जाता है वहां पर, ठीक है। तो वहां पर क्या था बच्चे, कुकर था, लेकिन कुकर में, ठीक है ना, जो कुकर की रबड़ होती है ना, रबड़, वो रबड़ नहीं थी कुकर की, क्योंकि कुकर की जो रबड़ होती है वही बेसिकली कुकर में प्रेशर क्रिएट करती है। क्योंकि रबड़ जो है बच्चे, वो बड़े आसानी से उस ढक्कन को बहुत टाइटली जो है ना उसके साथ इंगेज कर पाती है, ठीक है, कुकर के साथ। तो रबड़ की वजह से ही वास्तव में प्रेशर बढ़ता है। अगर रबड़ ना हो कुकर में, तो आपको भी पता है, ठीक है, अगर रबड़ ना हो कुकर में, तो आपको भी पता है बच्चों कि बहुत बेहतर तरीके से रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता, खाना बहुत देर में जाके पकता है, ठीक है, अगर रबड़ ना हो, सीटी भी नहीं आ पाती, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हम वहां पर 2-3 दिन रहे, ठीक है, हमारा पूरा परिवार। और 2-3 दिन बच्चों, मैं आपको सच बताऊं, मैं पानी डालता, ठीक है ना, और दाल नहीं गल पाती, लेकिन पानी जल जाता, ठीक है, फिर पानी डालता, दाल नहीं गल पाती, पानी जल जाता। और दाल हमने 2 दिन बनाई दाल, और दाल बनाने में सच में, ठीक है, बहुत हमें मशक्कत उठानी पड़ी, बहुत दिक्कतें आई दाल बनाने में। उसका सीधा सा रीजन था कि एक तो पहाड़ है, ऊंचाई है, ऊंचाई पर वैसे भी बच्चों क्या होता है, क्वथनांक कम हो जाता है, तो खाना देरी से पकता है, और सुभान अल्लाह ऊपर से आपके पास रबड़ भी नहीं थी। और जब हम 3 दिन के बाद वहां से गए, ठीक है, तो एक कवर्ड हमने खोली जिसमें हमारे शूज वगैरह रखे हुए थे, तो उस कवर्ड में वो मिल गई हमको, क्या बच्चे, वही रबड़, ठीक है। कवर्ड खोल रहे थे, कवर्ड, लास्ट जाते दिन हमें रबड़ मिली, इतना ज्यादा पछतावा हुआ कि बस कुछ पूछो मत, कि ये रबड़ काश पहले मिल जाती तो कम से कम दाल तो अच्छे से पका के खा पाते, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ठीक है, पहाड़ों पर क्या होता है बच्चों, कि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। मैं आपको डिटेल में तो नहीं समझाऊंगा, बस मैं आपको इतना बताऊंगा बच्चों कि पहाड़ों पर वायुदाब कम होगा। वायुदाब कम होने से बच्चे क्वथनांक घट जाता है। क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। वायुदाब कम होने से क्वथनांक घट जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात क्लियर है। चलिए, एक बच्चे ने मुझे, पता नहीं कौन स्टूडेंट है, वो अब भी देख रहा होगा इस क्लास को, उसने मुझे वो किया, इसका रिप्लाई किया कि सर क्वथनांक क्या होता है। उसने सही बोला था बिल्कुल, और मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया कि सर आप मेरा रिचार्ज करवा दो ये मेरे लिए गिफ्ट है, आप मेरा रिचार्ज करवा दो, ठीक है। तो वो बच्चा कौन है रिचार्ज करवाने वाला, बेवकूफ आदमी, ठीक है ना। ये ऐसा बोला जाता है ठीक है ना, इस वजह से बोला जाता है वास्तव में कि बच्चे क्यूरियस हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा इसमें वो इंटरेस्ट ले कि ठीक है कि मैं तुम्हारे घर पे गिफ्ट भिजवाऊंगा, या फिर मैं आपका नाम लूंगा, जिससे कि आपको जो है ना इसके प्रति, ठीक है, आपका अटैचमेंट, थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़े, ठीक है, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़े, आप रिसर्च करें, आप इसकी डेफिनेशन देखें, और वो डेफिनेशन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। चलिए, कोई बात नहीं, अगर वास्तव में तुमको दिक्कत है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि आप रिचार्ज भी नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, रिचार्ज बहुत जरूरी है फोन का, क्योंकि आपको पढ़ना होता है, ठीक है, तो आप मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा। अब ऐसा मत करना कि 20-25 नंबर आ जाए मेरे पास, पता पड़े कि 100 बच्चों के फोन आ जाए सर रिचार्ज, ऐसे तो मेरी पूरी सैलरी खत्म हो जाएगी रिचार्ज कराते कराते तो मतलब वो बोलता है सर मैं रिचार्ज कराता हूं, मतलब ठीक है यार, मतलब ये भी सही है कि सर ठीक है, आप क्या खामका गिफ्ट भेजोगे, रिचार्ज ही करवा दो इस गरीब का भलाई हो। चलो भाई, चलिए ठीक है। तो पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, क्वथनांक घट जाता है। अब क्वथनांक क्या होता है एक्चुअली, जो क्वथनांक होता है, जो द्रव का वाष्प दाब है। देखिए, जब बच्चे ये द्रव जो है, जब ये द्रव उबलेगा, जब ये द्रव उबलेगा, ध्यान रखना, जब ये द्रव उबलेगा, ठीक है, जब ये उबलेगा बच्चे, तो इसकी वाष्प बनेगी, बोलो बनेगी कि नहीं, वाष्प बनेगी, ऐसे करके वाष्प बनेगी। जब ये द्रव उबलेगा तो उबलने के बाद ये वाष्प बनेगी, और ये वाष्प जब बनेगी बच्चे, तो ये वाष्प कहां पर जाएगी, ये वाष्प ऊपर जाएगी, यहां पर जाएगी बच्चों, और ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, और टाइटली ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, ढक्कन लगा हुआ है, और ढक्कन ये बहुत टाइट लगा हुआ है। कैसा बच्चे, काफी टाइट ढक्कन लगा हुआ है, तो ये ऊपर तो निकल नहीं पाएगी वाष्प। तो बच्चे क्या होगा बच्चे, ठीक है, जब ये ऊपर नहीं निकल पाएगी तो ये उससे टकराकर नीचे की ओर आएगी। कैसे आएगी बेटा, ये ऐसे नीचे की ओर आएगी, ये ऊपर से टकराकर नीचे की ओर आएगी, और नीचे की ओर आने पर ये इस पर दाब डालेगी, ठीक है, तो इसको कहेंगे द्रव की वाष्प दाब। जब ये द्रव इस पर दाब डालेगी, तो ये जो बच्चे आपकी दाल है ना, ये जो दाल है आपकी, ये दाल,
ठीक है, इस दाल पर जब द्रव का वाष्प दाब पड़ेगा, इस दाल पर जब द्रव का वाष्प दाब पड़ेगा, क्या पड़ेगा, इस दाल पर जब द्रव का वाष्प दाब पड़ेगा तब ये दाल गलना स्टार्ट होगी, तब ये दाल क्या होगी, गलना स्टार्ट होगी। लेकिन ऐसा होगा कब, ऐसा तब होगा बच्चे जब द्रव की वाष्प दाब, ठीक है, इस दाल के ऊपर डलेगी, या इस द्रव की वाष्प दाब, ठीक है, चावल के ऊपर डलेगी, या कुकर में कोई भी चीज है, जब उस कुकर में उस चीज के ऊपर बच्चे उस द्रव की वाष्प दाब डालेगी, ऐसा तभी संभव हो पाएगा। अगर, ठीक है, ध्यान रखना, वाष्प नहीं बनी, ध्यान रखना बच्चे, वाष्प नहीं बनी अर्थात वाष्प का दाब डालना जरूरी होता है, वाष्प का दाब डालना जरूरी, पहले मेरी बात समझना, वाष्प का दाब डालना जरूरी होता है। और क्वथनांक है क्या, क्वथनांक होता है कि द्रव की वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, द्रव का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो बच्चे वही पॉइंट जो होगा, वही जो टेम्परेचर होगा वह क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है, द्रव की वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगी, अगेन रिपीट, द्रव की वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगी, मैं फिर से बोल रहा हूं, द्रव की वाष्प दाब अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगी, ठीक है, द्रव की वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगी तो बच्चे उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। मैंने कितनी बार आपके लिए रिपीट कर दिया, उसको क्वथनांक कहेंगे। अब क्वथनांक में होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि बेसिकली जब वाष्प दाब, ठीक है, दाल पर या चावल पर आगे पड़ेगी तो वह गलेगा, क्योंकि वाष्प पड़ रही है, ठीक है, वाष्प पड़ने के कारण वो बच्चे चीज गलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वाष्प बनने से पहले ही पानी जल गया, वाष्प बनने से पहले ही पानी, पूरा का पूरा पानी बच्चे जल गया, ठीक है, वाष्प दाब, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने इसको ऊपर से, ठीक है, खोल दिया, और जब आपने ऊपर से खोल दिया तो पूरी वाष्प तो ऊपर निकल जाएगी ना, बोलो बच्चे, जब आपने इसको खोल दिया ढक्कन को, तो ढक्कन को खोलने के बाद पूरी वाष्प तो ऊपर निकल जाएगी। तो जब पूरी वाष्प ऊपर निकल जाएगी तो क्या ये वाष्प बच्चे इस पर आके डल पाएगी, नहीं डल पाएगी, और पानी पूरा जल जाएगा। और जब पानी जल जाएगा तो पानी की उष्मा दाल को नहीं मिल पाएगी, और जब पानी की उष्मा दाल को नहीं मिलेगी तो दाल नहीं गलेगी। एक्चुअली दाल गलती किस वजह से है, ताकि पानी की उष्मा दाल को मिलती है, ठीक है, जो पानी की वाष्प के पास जो बच्चे, ठीक है, उष्मा होती है, पानी जला तो पानी की वाष्प बनी, पानी जला तो पानी की वाष्प बनी, ध्यान रखना, पानी जला तो पानी की वाष्प बनी, और जब पानी की वाष्प बनी तो उस वाष्प ने दाब डाला बच्चे, उस वाष्प के पास क्या थी, ऊष्मा थी, ठीक है, उस वेपर के पास ऊष्मा थी, इस वजह से दाल गल गई। अगर मान लो आपने ये ऊपर से खोल दिया तो भैया वाष्प तो पूरी ऊपर निकल जाएगी, और जब वाष्प पूरी ऊपर निकल जाएगी या वाष्प पूरी ऊपर निकल जाएगी तो बच्चे बताओ क्या वो इस दाल पर दबाव डाल पाएगी, नहीं डाल पाएगी, इसलिए खाना पकने में देरी होती है। ठीक है, आप भगोने में अगर चावल बनाओगे, दाल बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में मेरे प्यारे बच्चों, जब आप कुकर में दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं तो जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, और जब अतिरिक्त वाष्प बन जाती है कुकर में तो ये सीटी क्या करती है, कुकर से अतिरिक्त वाष्प को निकाल देती है। अगर ये अतिरिक्त वाष्प नहीं निकली तो कुकर फट भी जाता है। आपने कुकर को फटने के केसेस भी देखे होंगे। अगर ये अतिरिक्त वाष्प नहीं निकली तो कुकर फट भी जाएगा। अगर सीटी खराब हो जाती है कुकर की, ठीक है, या ब्लॉक हो जाती है तो कुकर हमने फटते हुए भी देखे, इसी वजह से, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा दाब बन जाता है, अंदर प्रेशर, अंदर इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है, इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए खाना जल्दी से पक जाता है। अब पहाड़ों पर क्या होगा, क्वथनांक कम हो जाएगा। क्वथनांक कम होने का मतलब है बच्चे, क्वथनांक कम होने का मतलब है कि कम तापमान पर द्रव उबलना स्टार्ट कर देगा, द्रव उबलना प्रारंभ कर देगा। कम तापमान पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, पहाड़ों पर क्या है बच्चे, तो पहाड़ों पर कम तापमान पर द्रव उबलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और जब पहाड़ों पर बच्चे कम तापमान पर द्रव उबलना स्टार्ट कर देगा, जब कम टेम्परेचर पर, बहुत लेस टेम्परेचर पर जब द्रव उबलना स्टार्ट कर देगा तो बच्चे उसके वाष्प के पास इतनी ऊष्मा नहीं होगी, उसके वाष्प के पास इतनी ऊष्मा नहीं होगी कि वह दाल को गला सके। और जब वो कम तापमान पर उबलना स्टार्ट कर देगा बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है जो पूरा का पूरा ऊष्मा है वो निकल जाएगी, वो बाहर चली जाएगी, क्योंकि वो कम टेम्परेचर पे ऊष्मा बनी थी। अगर ज्यादा टेम्परेचर पे ऊष्मा बनती, अगर ज्यादा टेम्परेचर पर मतलब, ठीक है, पहाड़ों पर लगभग 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बच्चे पानी उबलना स्टार्ट कर देता है, जबकि पानी को उबलना कितने पर चाहिए था, 100 डिग्री सेल्सियस पर चाहिए था। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना चाहिए था। मैं लिख देता हूं, पानी उबलना चाहिए था, पानी उबलना चाहिए था 100 डिग्री सेल्सियस पर। और जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता बच्चे, तो उसकी जो भाप बनती वो ज्यादा ऊष्मा देती, क्योंकि पानी ज्यादा गर्म है। जब पानी ज्यादा गर्म है तो भाप भी ज्यादा गर्म होगी, भाप के पास भी ज्यादा ऊष्मा होगी। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता और उबलने के बाद जो उसकी वाष्प बनती, और वो वाष्प जब बच्चे ऊष्मा देती तो बच्चे उस ऊष्मा का मान ज्यादा होता। ठीक है, और 80 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी उबल के जो बच्चे ऊष्मा दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है उस ऊष्मा का मान कम होगा। बोलो कम होगा कि नहीं, उस ऊष्मा का मान कम होगा। तो आप ही बताओ, मैं आप ही से पूछता हूं कि 80 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलेगा, जब उसकी भाप बनेगी तो उस भाप की ऊष्मा का मान ज्यादा होगा
या 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलेगा उस भाप की ऊष्मा का मान ज्यादा होगा, या 120 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबले, या 120 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबले, और जब 120 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो जो ऊष्मा देगा उस ऊष्मा का मान ज्यादा होगा। तो किस ऊष्मा का मान ज्यादा होगा? 120 डिग्री सेल्सियस वाले पानी का। तो इस केस में बच्चे खाना सबसे जल्दी बनेगा, इस केस में खाना ठीक ठाक बनेगा ऑन एन एवरेज, और इस केस पर बच्चे खाना बनने में बहुत ज्यादा समय लेगा, इस केस में खाना बनने में बहुत ही ज्यादा समय लेगा। ये बात आई समझ में, बैठी दिमाग में? आज ये दिमाग, बस आप इतना समझ लेना कि वायु दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम होगा, और अगर क्वथनांक कम होगा तो खाना देर से पकेगा, खाना देर से पकेगा। जिनकी बुद्धि में जंग लग चुकी है, ठीक है, और उनको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, तो बस एक बात ध्यान रखना, वायु दाब कम तो क्वथनांक कम, और अगर क्वथनांक कम तो खाना देर से पकेगा, अगर क्वथनांक कम तो खाना देर से पकेगा, वायु दाब कम तो क्वथनांक कम, क्वथनांक कम तो खाना देर से पकेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा मैं आपको एक और बात बता देता हूं बच्चे, ठीक है ना, अगर वायु दाब बढ़ेगा, वायु दाब बढ़ेगा, जैसे इसके भीतर दाब बढ़ गया, तो दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, और जब क्वथनांक बढ़ेगा तो पानी उबलना स्टार्ट होगा बच्चे 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 120 डिग्री सेल्सियस पर या 130 डिग्री सेल्सियस पर। उस समय भाप के पास बच्चे जो ऊष्मा होगी वो ज्यादा होगी और खाना जल्दी पक जाएगा। ठीक है, प्लीज मुझे बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? इंस्टाग्राम आईडी बता दो। इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, दिग्विजय चौहान 15, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है ना, दिग्विजय चौहान 15 बिना स्पेस के। चलिए, बहुत ही शानदार बच्चों, बहुत ही शानदार। मैं अलीगढ़ से हूं, आगरा के सिकंदरा में मेरा एग्जाम है, आपसे बात कैसे होगी? ठीक है बच्चे, इंस्टाग्राम मैंने आईडी बताई, आप इंस्टाग्राम पे बात कर लेना, अगर आप आगरा आ रहे हैं तो जरूर मिलिएगा, बहुत अच्छी बात है, मैं भी आगरा में ही हूं। ठीक है, ओके। सर जी आ गया समझ में। चलिए, पानी पी लें आप। चलिए, ठीक है ना, लिखवा दो, ठीक है ना। एक बच्चा बोल रहा है बिल्कुल सर आप समझाया कीजिए, लिखवाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर समझने आए हैं, रटने नहीं। बहुत अच्छी बात है बच्चों, ठीक है, रटने नहीं आए आप, बहुत बढ़िया बात है, आप रटने नहीं आए। चलिए ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो ये जो, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, अब आपको जीवन में कभी भी इससे दिक्कत नहीं होगी, बहुत बेहतर तरीके से आपकी ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। सबका कमेंट आता है, ठीक है, अब ऐसा मत कहो कि सर मेरा कमेंट नहीं आता जिससे मैं उसका नाम ले लूं। एक नया चलन और चला है बच्चों का, नाम लेने का, क्या कि सर मेरे पापा भी देख रहे हैं। है ना, चलिए, तो अब पापा देख रहे हैं तो मैं नाम लूंगा, ऐसे सर मेरी मम्मी भी देख रही है, ठीक है। चलिए, तो मतलब ठीक है, ठीक है, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि हमारा नाम ले। अरे बच्चों, जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो हम तो वैसे भी तुमसे मिलेंगे, ठीक है, सिलेक्शन के बाद तो, अब तो हम समारोह रखते हैं सिलेक्शन के बाद, तो ठीक है मिलते ही हैं। ऐसा करो कि सिलेक्शन के बाद हमसे फेस टू फेस मिलो, बात करो, ठीक है, हम भी आपसे बात करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करने में। चलिए, ओके। ये कह रहा गुरु जी बुरा मत मानना, ये बताना दूध भी कुकर में गर्म हो सकता है? यार बिल्कुल हो सकता है, कुकर क्या मना कर देगा दूध को गर्म करने से? चलिए आइए अब,
ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों, ठीक है, प्लवन। प्लवन इसको कहेंगे फ्लोटिंग, फ्लोटिंग प्लवन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं बच्चों प्लवन को। ठीक है, और ना केवल पढ़ते हैं बल्कि इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं प्लवन। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में, ठीक है, कोई पानी भरा हुआ है। ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में बच्चों ये पानी भरा हुआ है। चलिए, ठीक है, अब देखो बच्चों, ठीक है, और हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं। ये है कोई ऑब्जेक्ट, ये है कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो, ये बर्तन है, बर्तन में पानी और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, इस ऑब्जेक्ट को, इस वस्तु को मैंने इस पानी के भीतर डाला। ठीक है, इस पानी के भीतर डाला तो यहां पर दो बल एक साथ फंक्शनिंग कर रहे होंगे। यहां पर बच्चे, ठीक है ना, दो बल एक साथ फंक्शनिंग करेंगे। ठीक है, दो बल एक साथ कार्य करेंगे। यहां पर दो बल एक साथ कार्य करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डाला तो यहां पर दो बल कार्य करेंगे। एक तो बच्चे वस्तु का भार W नीचे की ओर, वस्तु का भार W नीचे की ओर कार्य कर रहा होगा, नीचे की ओर बच्चे कार्य कर रहा होगा। और दूसरा एक बल होगा जो ऊपर की ओर लग रहा होगा, वो F होगा, और उसको हम लोग कहेंगे उत्प्लावन बल। क्या कहेंगे बच्चों? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, ये बात समझ में आ रही है? उत्प्लावन बल। देख लो बच्चे, उत्प्लावन बल क्या होता है। ठीक है, तो जब हम किसी भी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो उस वस्तु पर, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं बच्चे, जब हम किसी भी द्रव को जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबो रहे हैं तो बच्चे यहां पर दो फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं। एक तो वस्तु का भार नीचे की ओर और दूसरा बच्चे उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। देखिए, एक क्या है, वस्तु का भार नीचे की ओर, एक उत्प्लावन बल ऊपर की। उत्प्लावन बल क्या होता है? ठीक है, जब आप किसी भी वस्तु को बच्चे किसी भी द्रव में डालते हैं, ठीक है, ठीक है, जब आप किसी भी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। ठीक है, तो उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। मैं लिख देता हूं, उत्प्लावन बल क्या है? जब किसी भी वस्तु को, जब किसी भी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर एक बल कार्य करता है। उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। एक बल कार्य करता है। एक बल कार्य करता है। करता है, ठीक है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, प्लावन बल कहते हैं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपने देखा भी होगा, जब आप मग्गे को, ठीक है, जब आप नहाने जाते होंगे, पानी की बाल्टी आपकी भरी हुई है, ठीक है, और जब आपकी पानी की बाल्टी भरी हुई है तो आपने मग्गे को नीचे की ओर डाला। आपने मग्गे को नीचे की ओर डाला, मतलब पानी में जब आपने मग्गे को डुबोया तो आपको ऐसा लगता है बच्चों है ना, कि जैसे कि, ठीक है, ऊपर की ओर कोई बल लगा रहा है, मतलब मग्गा नीचे जा ही नहीं रहा, कोई मग्गे को नीचे जाने से रोक रहा है। ठीक है, ऐसा आपने खूब देखा होगा, आप मग्गे को डालते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि कोई, ठीक है, रोक रहा है, क्या वो मग नीचे जा ही नहीं रहा बच्चों। ठीक है, तो ठीक है, मतलब द्रव से ही ऊपर की ओर वस्तु पर एक बल कार्य करेगा, उसको हम कहेंगे उत्प्लावन बल। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर देखो, मैंने आपको एक चीज बताई, ध्यान रखना। ठीक है, W क्या है? W वस्तु का भार है। तीन कंडीशन है, ठीक है, वस्तु का भार W है। W क्या है बच्चे? वस्तु का भार। वस्तु का भार क्या है? W है। और जो उत्प्लावन बल है, जो उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन बल वो क्या है बच्चों? F। F है। ठीक है, पहले वाले केस पर आओ सज्जनों। पहला वाला केस क्या है? W इज लेस देन F। इफ W इज लेस देन F, अगर बच्चे, ठीक है, वस्तु का भार कम है F से, तो वस्तु द्रव की ऊपरी सतह पर तैरेगी। वस्तु द्रव की
ऊपरी सतह पर तैरती है, ऊपरी सतह पर तैरती है, ऊपरी सतह पर तैरती है। वस्तु द्रव की ऊपरी सतह पर तैरती है। ठीक है, इफ W इज लेस देन F, अगर W कम है F से तो वस्तु द्रव की ऊपरी सतह पर तैरती है। इफ W इक्वल्स टू F, तो वस्तु द्रव में डूब कर तैरेगी, वस्तु द्रव में डूब कर तैरती है। कुछ याद आया? घनत्व वाला सीन हो गया ना? ठीक है, हाँ बच्चों बिल्कुल वही सीन है, बस यहां पर ठीक है तैरना, यहां पर जो तैरना है वो W और F पर निर्भर कर रहा है, वो दो बलों पर निर्भर कर रहा है कि दो बलों के कारण वस्तु कैसे तैर पाएगी। यहां पर घनत्व को साइड में हटा दो, घनत्व गया, ठीक है बच्चे एक तरफ। अब हम W और F के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तैरने को, कि W और F के रेस्पेक्ट में कैसे तैरा जाता है। ठीक है, अब हम इसको देख रहे हैं, तो वस्तु द्रव में डूब कर, ठीक है ना, वस्तु द्रव में डूब कर तैरती है, वस्तु द्रव में डूब कर तैरती है। ठीक है, इफ W टेक ग्रेटर देन F, अगर W बड़ा है F से, ठीक है, अगर W इज ग्रेटर देन F तो क्या होगा बच्चे? इफ W इज ग्रेटर देन F तो होगा वस्तु द्रव में पूर्णतः डूब जाएगी, वस्तु द्रव में पूर्णतः डूब जाती है, वस्तु द्रव में पूर्णतः डूब जाती है, डूब जाती है, डूब जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप सभी को? कोई इश्यू तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों किसी को? जी बिल्कुल। हाँ, वायलेंसी फोर्स कहते हैं उत्प्लावन बल को जी। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, उत्प्लावन बल को क्या बोलते हैं? वायलेंसी फोर्स बोलते हैं उत्प्लावन बल को। ठीक है जी, ओके। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट इसमें नहीं होता, वो यूट्यूब पे आदत पड़ी हुई ना, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं मैं टीचिंग वाले चैनल पे, तो उसकी आदत है। वहां पे बच्चे बोलते हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेने तो साइड में हो जाओ, तो मेरे मुंह से कभी कभी निकल जाता है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? कोई इश्यू तो नहीं किसी को? प्लीज अगर कोई डाउट है तो आप बताइए। बबलू मावी, सीजीएस मात्रक इंपोर्टेंट नहीं है क्या? अरे एक बात बताओ, ठीक है, मात्रकों की इंटरनेशनल पद्धति किस पर बेस्ड है? एमकेएस में बेस्ड है। किताबों पे भी कौन सी पद्धति मिलती है? एमकेएस से मिलती है बाबू। तो मैं हर पद्धति को बताऊंगा, ठीक है, जब मैं कोई भी मात्रक बताऊंगा तो एमकेएस में बताऊं, फिर सीजीएस में। बाबू सीजीएस में नहीं पूछे जाते। ठीक है, कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें? चलिए, गुरुजी अब कल पढ़ाना। चलिए ठीक है बच्चों। ओके, सब समझ में आ गया? नो डाउट सर। ओके ओके, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड लव यू ऑल बच्चों। ठीक है, तो फिर कल मुलाकात होगी। ठीक है, हालांकि रह गया अभी इसमें प्रश्नानाप पढ़ाना है। प्रश्नानाप को बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, प्रश्नानाप भी पढ़ाना है, इसमें श्यानता पढ़ानी है, विस्कोसिटी पढ़ानी है, और एक चीज और पढ़ानी है, केशकात्व, कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी भी इसी में पढ़ानी है। तो अभी मतलब एक लेक्चर और लगेगा कल इसमें। ठीक है, तो 3 लेक्चर में ये खत्म होगा बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, लेकिन आज आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, जो दुनिया भर के डाउट्स आपके दिमाग में थे, जिनको आप रटते थे। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड लव यू ऑल बच्चों।